नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीरत है और मैं आपको कहानी वकील का ढाबा सुना रही थी। आज मैं आपको इस कहानी का तीसरा भाग सुनाऊंगी, जिसका नाम है रवि की हकलाहट की समस्या का हल और जिसके लेखक हैं रोहित वर्मा रिंपू। लेकिन अगर आपने कहानी के पहले के भाग को नहीं सुना, तो मेरी सलाह है कि पहले आप कहानी के पहले के भाग को सुने, ताकि आपको कहानी के बारे में पता चल सके। कहानी के पहले के सभी भागों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब ज्यादा देर ना करते हुए कहानी के तीसरे भाग को शुरू करते हैं। कहानी वकील का ढाबा, भाग तीसरा। नाम रवि की हकलाहट की समस्या का हल। मेरी मुख्य अध्यापिका जी ने मेरे माता पिता को फोन कर दिया और कुछ घंटों बाद वह मुझे लेने आ गए। मैं उनके साथ घर चला गया। घर का माहौल मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा बदल चुका था। अब वहाँ पहले जैसे बात नहीं रही थी। सभी मुझसे बहुत प्यार कर रहे थे। मेरे आने की खुशी सभी को थी। मेरे सौतेले पिता ने मेरे साथ काफी वक्त बिताया। यह पहली बार था जब मुझे घर आकर अजनबियों जैसा नहीं महसूस हो रहा था। और फिर बेटा जी, पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है? पिताजी ने कहा। जी ठीक है। यार, तुम इतना घबरा कर क्यों बात कर रहे हो? आराम से बात करो, तुम मुझे अपना दोस्त समझो। क्या हम दोस्तों की तरह बातें नहीं कर सकते? जी, मैंने कहा। अच्छा, यह बताओ, तुम्हारी अध्यापिका से पता चला है कि तुम्हें क्लास में बोलने की कोई समस्या हुई थी? क्या था वह? क्या तुम इसके बारे में बता सकते हो? जा जा जी माँ। माँ, मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने हकलाते हुए कहा। मुझे हकलाते हुए देखकर पिताजी के अचानक चुप हो गए और किसी गहरी सोच में पड़ गए। हम दोनों काफी देर तक चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर के बाद मैं वहां से उठकर अपने कमरे की ओर चला गया। घर का माहौल मेरे अनुमान से काफी बेहतर हो चुका था। सभी मुझे अपना रहे थे। मेरे सौतेले पिता ने मेरे साथ दोस्तों की तरह व्यवहार किया। मेरी माँ ने भी मेरा ध्यान पहले से कहीं बेहतर तरीके से रखा। मैं खुश था क्योंकि मैं फिर से अपने परिवार को मिल पा रहा था। घर के सभी सदस्य मेरे साथ मेलजोल बढ़ा रहे थे। कुल मिलाकर मैंने उनको और उन्होंने मुझको पूरी तरह से अपना लिया था। अब यही मेरा परिवार था। उन सभी के व्यवहार से तो मैं बहुत खुश था, लेकिन मेरी नई पनप रही समस्या की वजह से मैं बहुत परेशान हो चुका था। यह समस्या हकलाहट की समस्या थी। उस समय मुझे इसके बारे में इतना पता नहीं था। मुझे हकलाहट की समस्या के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। मैंने इसके बारे में इंटरनेट पर ढूंढना शुरू कर दिया। इंटरनेट पर मुझे कई प्रकार की वीडियो मिली और लिखित रूप में भी कई प्रकार की जानकारी मिली। लेकिन कोई भी जानकारी मेरी इस समस्या को कम करने के काम ना आई। मेरे सौतेले पिता पेशे से एक वकील थे, जिस वजह से शहर के बड़े बड़े लोग उनसे मुलाकात करने आते थे। घर में शाम को अक्सर किसी ना किसी बहाने से पार्टी का प्रबंध रहता था, जिस वजह से मेरे पिता के दोस्त वगैरह घर में आते जाते रहते थे। मुझे याद है, उस दिन जब मैं घर में था तो घर में फिर से एक पार्टी का प्रबंध किया गया था। मुझे भी उस पार्टी में शामिल होना था। और बताओ वकील साहब, सुना है आपका बेटा आया हुआ है। क्या हमें नहीं मिलवाओगे उसके साथ? पार्टी में आए एक मेहमान ने पिताजी से कहा। जरूर जरूर जज साहब, मैं अभी बुलाता हूँ। अरे रवि बेटा, जरा इधर आना, इनसे मिलो, यह है जज अंकल। अ, ना, अन्ना, अन्ना। नमस्कार अंकल जी। मैंने हकलाते हुए उन्हें नमस्कार किया। मुझे इस प्रकार से हकलाते हुए देखकर वह अंकल मेरे पिताजी की तरफ देखने लग गए और मेरे पिताजी ने मेरी तरफ थोड़ा गुस्से से देखने लगे। और सुनाओ बेटा जी, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? उस अंकल ने दोबारा से मुझसे सवाल किया। उनके सवाल करते ही मैं पिताजी की तरफ देखने लग गया और पिताजी मुझे गुस्से से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो वह आंखों ही आंखों में मुझसे कह रहे हो कि इस बार तुम बिना हकलाते हुए आराम से उनकी बात का जवाब देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनकी तरफ से इस प्रकार की प्रतिक्रिया देखकर मैं कुछ डर गया और इस डर की वजह से मुझे और भी हकलाहट की समस्या होने लग गई।
जिस वजह से मैं उस अंकल के सवाल का कोई भी जवाब नहीं दे पाया। मैं चुपचाप उनकी तरफ देखने लग गया और भीतर ही भीतर बोलने की कोशिश भी करने लग गया। बेटा जी, क्या हुआ? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो? उस अंकल ने अपना सवाल दोबारा से दोहराया। अंकल के सवाल का जवाब देने के लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। कुछ देर के बाद मैंने धीरे धीरे उनके सवाल का जवाब देना शुरू किया। मैं अपने स्कूल का नाम बोलने लगा, लेकिन स्कूल का नाम बोलते बोलते मैं बहुत हकलाने भी लग गया था। मुझे इस प्रकार हकलाते हुए देखकर आसपास खड़े लोग मेरी तरफ देखने लग गए। उनमें से एक छोटा सा बच्चा भी था। वह मुझे इस प्रकार से हकलाते देखकर जोर जोर से हंसने लग गया। यह वह पल था जब पहली बार मैंने अपनी हकलाहट की समस्या की वजह से शर्मिंदगी महसूस की थी। उस समय मुझे पता चल चुका था कि मैं बहुत ही बड़ी समस्या का शिकार बन चुका हूँ। खैर, कुछ समय के बाद मैं वहां से चला गया और जाकर अपने कमरे में बैठ गया। पार्टी खत्म हो चुकी थी। पार्टी खत्म होने के कुछ समय के बाद मुझे अपने माता पिता के कमरे से झगड़ा करने की आवाज आने लगी। चूंकि मेरा कमरा और मेरे माता पिता का कमरा पास पास ही था, इस वजह से उनके कमरे में चल रही बहसबाजी की आवाजें मुझे साफ सुनाई दे रही थी। आइंदा से यह लड़का मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए। आज इसने भरी महफिल में मेरी बेइज्जती करवाई है। मेरी शहर में बहुत इज्जत है। सभी लोग मुझे वकील साहब कहकर बुलाते हैं, लेकिन आज पार्टी में इसकी वजह से सभी लोग मुझ पर हंस रहे थे। इसे जल्द से जल्द वापस हॉस्टल भेजने की तैयारी करो। मैं अब अपनी बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन इसमें उस बेचारे का क्या कसूर है? तुम मुझसे इस बारे में ज्यादा बात मत करो। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। उसे वापस हॉस्टल जाने के लिए कहो। मुझे लेकर मेरे माता पिता का झगड़ा और भी बढ़ गया। मेरी माँ ने मेरा हर संभव बचाव करने की कोशिश की, लेकिन मेरे पिता ने उनकी एक ना सुनी। वह बार बार एक ही बात को दोहरा रहे थे कि मेरे हकलाने की वजह से उनकी बहुत बेइज्जती हुई है। यह वह पल था जब मुझे एहसास हुआ कि सौतेला पिता आखिर सौतेला ही होता है, क्योंकि अगर उनकी जगह मेरे सगे पिताजी होते तो क्या वह भी मेरे हकलाने की वजह से यूं शर्मिंदगी महसूस करते? क्या उनका रवैया भी इस प्रकार का होता? यकीनन नहीं। अगर उनकी जगह मेरे सगे पिताजी होते तो वह मेरी माँ से मेरे हकलाने की वजह को लेकर यूं झगड़ा नहीं करते। उस पल पर ने अपने पिताजी की कमी बहुत महसूस की। अगले दिन मैं अपने हॉस्टल की ओर जाने की तैयारी करने लगा। मेरी माँ ने मुझे तैयार होते देखकर कहा, क्या हुआ बेटा, कहाँ जा रहे हो? वापस हॉस्टल जा रहा हूँ। क्यों? अभी तो तुम्हारी छुट्टियां पड़ी हुई हैं। छुट्टियां पड़ी है तो क्या हुआ? स्कूल तो लगा है ना? बेटा, तुम्हारी मुख्य अध्यापिका ने तुम्हें 15 दिन आराम करने के लिए छुट्टियां दी है और तुम्हें आए हुए अभी 4-5 दिन ही हुए हैं। तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? नहीं माँ, जाने दो। अब मैं बार बार आपकी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता। इसके बाद मैं और माँ एक दूसरे की ओर देखने लग गए। मैं अपनी माँ से आंखों ही आंखों में शिकायत कर रहा था कि उन्होंने दूसरी शादी करने का कदम क्यों उठाया, लेकिन अब शिकायत करने का समय भी नहीं था, निकल चुका था। अब जो किस्मत में था वही होना था। खैर, मैं चुपचाप वहां से हॉस्टल की ओर निकल पड़ा। मेरी हकलाहट की समस्या की वजह से मेरी काबिलियत को बहुत ही कम आंका जाता था। अपने अध्यापकों की नज़र में मैं एक मंदबुद्धि बालक था, क्योंकि मैं उनको बोलकर कुछ भी सुना नहीं सकता था। वह समझ नहीं सकते थे कि मुझे हकलाहट जैसी कोई समस्या है। अगर वह मुझे कुछ सुनाने को कहते तो मैं हकलाने लग जाता, जिस वजह से वह नालायक और मंदबुद्धि कहकर मुझे मेरी जगह पर बैठने को कह देते। कई बार तो मुझे इसी वजह से अध्यापकों की सजा का सामना भी करना पड़ता था। लेकिन असली चमत्कार तो परीक्षा के दिनों में होता था। चूंकि परीक्षा लिखित रूप में होती थी, इसलिए मैं सब परीक्षाओं में बहुत ही अच्छे अंकों से पास हो जाता। मेरे कुछ अध्यापकों को मेरी समस्या के बारे में पता लग चुका था, जिस वजह से वह मुझे पढ़ाते वक्त ज्यादा परेशान नहीं करते थे, यानी वह मुझे कुछ भी सुनाने को नहीं कहते थे।
मैंने 10वीं की कक्षा पास कर ली थी और वापस अपने घर आ चुका था। हॉस्टल में 10वीं तक का मेरा सफर काफी मुश्किलों भरा रहा था। वहां पर मेरी हकलाहट की समस्या भी काफी बढ़ चुकी थी और मैं अपने हॉस्टल में एक हकले के नाम से मशहूर हो चुका था। सारे स्कूल के बच्चे मुझे अच्छी तरह से जानते थे। स्कूल के दिनों में मैं एक चित्रकार भी था और पेंसिल से बहुत ही अच्छी अच्छी तस्वीरें बना लेता था। मेरी खूबी यह थी कि कोई भी व्यक्ति या बच्चा बच्चा मेरे सामने बैठ जाता तो मैं उसको देखकर उसकी हूबहू पेंसिल से तस्वीर बना लेता। लेकिन कमाल की बात यह रही थी कि मैं अपनी चित्रकारी की बदौलत उतना मशहूर नहीं हुआ जितना कि मैं अपनी हकलाहट की समस्या की वजह से मशहूर हो गया था। खैर अब मैं घर वापस आ चुका था और अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन घर का माहौल तो पहले से ही मेरे अनुकूल नहीं था। मेरी हकलाहट की समस्या की वजह से मेरे सौतेले पिता तो मुझसे पहले ही दूर रहते थे। अब मेरा छोटा भाई भी मुझसे दूर रहने लगा था। वह बात बात पर मेरा मजाक बनाने लगा गया था। उसके दोस्त अक्सर घर आया जाया करते थे और वह मुझे अपने दोस्तों से दूर रहने को कहता, क्योंकि उसके अनुसार वह नहीं चाहता था कि उसके दोस्तों को पता चले कि उसका बड़ा भाई हकलाता है। उस समय मैंने अपने आप को पहली बार अकेला महसूस किया था। हॉस्टल में कोई ना कोई तो मेरे साथ रहता ही था, चाहे वह मेरे दोस्त थे जो कि पीठ पीछे मेरी हकलाहट का मजाक बनाते थे, लेकिन मेरे सामने उन्होंने कभी मेरे साथ ऐसा बुरा बर्ताव नहीं किया जैसा कि मेरा छोटा भाई मुझसे कर रहा था। मेरा कोई दोस्त नहीं था जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकता या जो मेरे जज्बातों को समझ सकता। एक दिन मेरी माँ ने पिताजी से कहा, सुनो जी, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात करनी है? मुझे रवि के बारे में कुछ बात करनी है। रवि के बारे में? क्या बात करनी है उसके बारे में? पिताजी ने हैरानी से पूछा। रवि को हॉस्टल से आए कई दिन हो चुके हैं। अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में जाना होगा। इतना सुनते ही पिताजी हंसने लगे और माँ की तरफ देखकर कहने लगे, तुम तो सोचती हो कि मुझे उसकी चिंता नहीं है। शायद तुम्हें मैं बताना भूल गया कि मैंने उसका दाखिला एक बहुत बड़े कॉलेज में करवा दिया है, जहाँ पर वह वकालत की पढ़ाई करेगा। वकालत की पढ़ाई? हाँ, वकालत की पढ़ाई, क्योंकि मैं उसे वकील बनाना चाहता हूँ, ताकि भविष्य में वह मेरी वकालत की कुर्सी संभाल सके। लेकिन लेकिन क्या? तुम कुछ परेशान लग रही हो। मैं भी तो उसका पिता हूँ, चाहे सौतेला सही, लेकिन मेरे साथ उसका भी तो कोई रिश्ता है। क्या इस रिश्ते के नाते मैं उसके भविष्य के बारे में कोई फैसला नहीं ले सकता? आप गलत समझ रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? तुम उसे वकील नहीं बनाना चाहती या फिर वह खुद वकील नहीं बनना चाहता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर छोड़ो इन बेफिजूल की बातों को। मुझे किसी काम से बाहर जाना है और इस बारे में बातें हम कभी किसी और समय करेंगे। फिलहाल तुम उसके कॉलेज में जाने की तैयारी शुरू कर दो। पिताजी की बात सुनकर माँ जहाँ खुश थी वहाँ कुछ परेशान भी थी। खुश इस बात से थी कि मेरे सौतेले पिता मेरे भविष्य को लेकर चिंतित और सतर्क हैं, और चिंतित इस वजह से थी क्योंकि वह मेरी हकलाहट की समस्या के बारे में जानती थी। वह जानती थी कि मेरा अपनी हकलाहट की समस्या के साथ वकील बन पाना बहुत मुश्किल था। खैर अब फैसला हो चुका था और मैं उस फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता था, अतः मुझे अपनी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में जाना ही पड़ा। कॉलेज का माहौल मेरी सोच से काफी अलग था। मैं जितना उसके बारे में सोचता था वह उससे कहीं ज्यादा बुरा और भयानक था, और यह सब मेरी हकलाहट की समस्या की वजह से था। मेरी हकलाहट की समस्या की वजह से मेरा कॉलेज का जीवन नर्क के समान हो गया था। मैं जहाँ भी रहता या जहाँ भी जाता वहाँ पर ही मेरी हकलाहट की समस्या का मजाक बनाया जाता। मैं कॉलेज में होता तो मेरे कॉलेज के सहपाठी यहाँ तक कि मेरे अध्यापक भी मेरी इस समस्या को लेकर मेरा मजाक बनाया करते। मैं घर में रहता तो मेरा छोटा भाई या बाकी के लोग मेरी हकलाहट की समस्या का मजाक बनाते, जिसका सीधा असर मेरी वकालत की पढ़ाई के ऊपर पड़ रहा था।
मैं चाहकर भी अपनी वकालत की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मेरा सारा का सारा ध्यान लोगों से बचने में निकल जाता था। मैं सारा दिन यही सोचता रहता कि मैं अपनी हकलाहट की समस्या का मजाक बनाने से कैसे बचा जाए। मैं अपनी इस जिंदगी से तंग आ चुका था और एक दिन मैंने इस जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या करने का विचार किया, क्योंकि मेरे अनुसार मेरे इस नरकीय जीवन से छुटकारा पाने का यही एक रास्ता था। लेकिन मैं आत्महत्या जैसा घिनौना अपराध नहीं करना चाहता था, क्योंकि आत्महत्या मेरी इस समस्या का हल नहीं था। आत्महत्या करने से मुझे इस नरकीय जीवन से छुटकारा तो मिल जाता, लेकिन मेरी जो समाज में छवि थी वह और भी ज्यादा धूमिल हो जाती। आत्महत्या बुज़दिल और डरपोक लोग करते हैं, और मैं अपने आप को बुज़दिल या डरपोक साबित नहीं करना चाहता था। मैं जानता था कि मैं डरपोक नहीं, बल्कि मैं मानसिक तौर पर बहुत ही ताकतवर इंसान हूँ। लेकिन बदकिस्मती से इसके बारे में सिर्फ मुझे ही पता था। मैं अपने आप को मानसिक तौर पर ताकतवर साबित करना चाहता था। मेरे अंदर भी एक ताकतवर इंसान है जिसे मैं बाहर निकालना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं आत्महत्या जैसा घिनौना काम कर बैठता तो मैं अपने अंदर के इंसान को कभी भी बाहर नहीं निकाल पाऊंगा और समाज में यह मान लिया जाएगा कि मैं बहुत ही डरपोक और बुज़दिल इंसान था। ऐसे और भी कई तरह के ख्याल मेरे मन में आते, जिस वजह से मैंने आत्महत्या करने का विचार छोड़ दिया। मैंने आत्म मंथन किया और अपने मन को पक्का किया कि मैं अपने आप को सही साबित जरूर करूंगा और समाज के सामने एक कामयाब इंसान बनकर रहूंगा। समाज के सामने समाज के बीच मेरे प्रति जो धारणा बनी हुई है, मैं उस धारणा को गलत साबित करके रहूंगा। मैं नालायक, कमजोर या डरपोक नहीं हूँ। मैं एक ताकतवर इंसान हूँ और मुझे यह साबित करना ही होगा। लेकिन यह सब कैसे होगा इस बारे में मुझे पता नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, जिन बातों पर आपका बस नहीं चलता उन बातों को आप भगवान के ऊपर छोड़ दें और समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। मैंने भी ऐसा ही किया और अब सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया। फिर जैसा चल रहा था वैसा चलने दिया और अपने अच्छे समय आने का इंतजार करने लगा। समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ मेरी सहन शक्ति जवाब देने लगी। मुझसे अब और सहन नहीं हो रहा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि मैंने तंग आकर और अपने इस माहौल से दुखी होकर घर छोड़ने का विचार कर लिया। मेरे अनुसार अगर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूर निकल जाऊं या दूर भाग जाऊं तो मुझे मेरे इस माहौल से छुटकारा मिल जाएगा। मैंने इस बात पर विचार करना शुरू कर दिया और काफी विचार विमर्श के बाद घर से भागने का फैसला किया। घर से भाग जाने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि मैं एक ऐसी जगह पर चला जाऊं जहां मुझे कोई नहीं जानता, जहां मेरी हकलाहट की समस्या के बारे में किसी को नहीं पता नहीं होगा। वहां जाकर मैं अपना जीवन नए सिरे से शुरू करूंगा। मैंने इस बारे में सोचना शुरू किया कि अगर मैं घर से भाग जाऊं तो कैसा रहेगा। क्या जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा संभव हो पाएगा? अगर जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा नहीं हुआ तो फिर मैं भविष्य में क्या करूंगा? घर से भागने के बाद भी तो मुझे समाज में ही रहना होगा। मैं समाज से दूर तो जा नहीं सकता। जहां मैं जाऊंगा वहां मेरी हकलाहट की समस्या भी मेरे साथ ही जाएगी और वहां के लोग भी मेरी हकलाहट की समस्या का मजाक बनाएंगे और मेरा जीवन फिर से पहले जैसा ही हो जाएगा। यहाँ इस घर में चाहे मेरी हकलाहट की समस्या का मजाक बनता है, लेकिन यहाँ मेरे अपने तो हैं। बाहर मेरा कोई नहीं होगा। मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। काफी सोच विचार के बाद मैंने घर से भागने का विचार भी मन से निकाल दिया। एक बात तो पक्की थी, अगर मुझे आत्मसम्मान के साथ जीना है मुझे अपनी हकलाहट की समस्या का कुछ ना कुछ करना होगा। यानी मुझे अपनी समस्या का हल जरूर निकालना होगा और मैं दिन रात इसी के बारे में सोचता रहता कि कैसे मैं अपनी इस हकलाहट की समस्या पर काबू पा सकता हूँ। मैंने अपनी हकलाहट की समस्या को काबू करने की ओर ध्यान दिया तो मैंने पाया कि मैं कुछ खास अक्षरों को बोलते समय ही ज्यादा हकलाता हूँ। यह अक्षर ज्यादा नहीं, सिर्फ कुछ 5 या 6 की संख्या में थे। मुझे ज्यादातर इन अक्षरों से शुरू होने वाले शब्दों को बोलने में कठिनाई होती थी।
इसे इंग्लिश में फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। इस समस्या का हल मुझे फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन के पास से मिला। यह उन दिनों की बात है जब फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन की पहली फिल्म कहो ना प्यार है रिलीज हुई थी। मैं घर में बैठा टेलीविजन देख रहा था और साथ में इस फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम के हल के बारे में सोच रहा था। तभी मेरे टेलीविजन पर ऋतिक रोशन जी की इंटरव्यू का प्रसारण चल रहा था। इस इंटरव्यू में वे बताते हैं कि वह भी बचपन में हकलाहट की समस्या का शिकार थे और उनके दोस्त कैसे उनकी इस हकलाते हुए बोलने का मजाक उड़ाते थे, जिस कारण वे बहुत ही कम बोलते थे। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे वह उस एक एक शब्द को बार बार बोलते रहे जब तक कि उन्होंने उस शब्द को बिल्कुल आसानी और बिना किसी रुकावट के नहीं बोल दिया। कहने का अर्थ साफ था कि उन्हें जिस शब्द को बोलने में समस्या आती थी, वे उस शब्द को बार बार बोलते थे और हर रोज बोलते थे जब तक कि वह उस शब्द को आसानी से नहीं बोल लेते। मुझे यह बात समझ में आ गई और अब मैं बोलते समय जिस शब्द पर हकलाने लगता, मैं उस शब्द को अपने पास नोट कर लेता और उस शब्द को सुबह अगले दिन 25-30 बार बोलता। मैं हर रोज ऐसा करने लगा था, जिस कारण मेरी हकलाहट की समस्या में काफी कम होने लगी थी। मेरे हकलाने के कुछ कारणों में सांस की समस्या भी शामिल थी। इस समस्या का हल मुझे अपने एक अध्यापक के पास से मिला था। एक दिन मैं उनके पास पढ़ रहा था कि उन्होंने मुझसे कुछ सवालों के जवाब पूछे। मैं उन सवालों के उत्तर जानता था, परंतु अपनी हकलाहट की समस्या के कारण उनका उत्तर बता नहीं पा रहा था। मेरे अध्यापक को जब मेरी इस कमजोरी के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे छुट्टी के बाद अपने पास बुलाया और मुझसे कहा, क्या बात है रवि, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्या सब ठीक है? जी कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मुझे लगता है तुम किसी समस्या में हो। घबराओ नहीं, खुलकर बात करो। अगर सच कहूं तो मुझे खुद ही समझ में नहीं आता कि मुझे क्या समस्या है। मैं बचपन में ही ऐसे हूं। मैं बोलते बोलते अचानक से रुक जाता हूं और कभी कभी तो किसी शब्द पर काफी समय तक अटका रहता हूं। मुझे खुद ही समझ में नहीं आता कि मुझे क्या परेशानी है। क्या तुमने अपनी इस समस्या के बारे में किसी डॉक्टर से सलाह ली? जी बिल्कुल, मैंने शायद ही अपने शहर का कोई डॉक्टर छोड़ा हो जिससे मैंने अपनी इस समस्या के बारे में सलाह नहीं ली हो। तो फिर क्या कहते हैं वह? उनके अनुसार यह हकलाहट की समस्या है और यह अपने आप ही ठीक होगी। इसकी कोई दवाई वगैरह नहीं है। बेटा जी, यह हकलाहट की समस्या है, माना कि इसकी कोई दवाई नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसका कोई हल नहीं निकाला जा सकता। मेरे बेटे को भी तुम्हारे जैसी समस्या थी, यानी वह भी बोलते समय हकलाने लगता था। फिर काफी जद्दोजहद और मेहनत के बाद वह कुछ हद तक सही बोल पाता। जिस तकनीक को अपनाकर उसने अपनी हकलाहट की समस्या पर काबू पाया है, अगर भी वही तकनीक को अपने जीवन में अपनाओगे तो तुम काफी हद तक अपनी समस्या से छुटकारा पालोगे। कैसी तकनीक? मेरे कहने का मतलब है कि क्या आप मुझे उस तकनीक के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? मैं आपका यह एहसान सारी उम्र नहीं भूल पाऊंगा। बेटा, इसमें एहसान वाली क्या बात है? यह मेरा कर्तव्य है। कुछ समय बातचीत करने के बाद मेरे अध्यापक जी ने बताया कि अगर मैं अपनी इस समस्या से छुटकारा पाना चाहता हूँ, तो मुझे निम्नलिखित कुछ कार्य करने चाहिए। उन्होंने सलाह दी कि मैं किसी अकेले स्थान में जाऊं और वहां जाकर जोर जोर से चीखूं चिल्लाऊं। इससे मेरे अंदर का गुस्सा बाहर निकलेगा और मेरा मन हल्का महसूस करेगा। वह कहते थे कि मैं गीत गाऊं, क्योंकि गीत गाते समय मैं बिल्कुल भी नहीं हकलाऊंगा। मैं ऐसा ही करने लगा, परंतु मेरे पास अकेले में कहीं जाने का समय नहीं होता था। मैंने इसका भी एक हल खोज निकाला। मैं जब सुबह नहाने के जाता तो नहाते समय मैं ऊंची आवाज में कोई ना कोई गीत गाने लगता, परंतु इसके लिए मेरे घरवाले मना करते थे।
परंतु मैं गीत गाना भी छोड़ नहीं सकता था। तब मैंने इसका भी एक हल खोज लिया। मैंने अपने बाथरूम में एक स्पीकर सिस्टम लगा दिया। मैं नहाने से पहले उसमें कोई गीत लगा देता और उसके साथ साथ मैं भी गाने लगता। स्पीकर सिस्टम लगाने से यह फायदा होता कि मेरे गीत गाने का किसी को पता भी नहीं चलता था, क्योंकि मेरे गाने की आवाज स्पीकर सिस्टम की आवाज के नीचे दब जाती थी। उन्होंने मुझे आईने के सामने बैठकर अपने आप से बातें करने के लिए कहा, क्योंकि उनका मानना था कि इससे मेरा सामाजिक डर खत्म होगा और मैं बेझिझक सबके सामने बोल सकूंगा। मैं रोज आईने के सामने बैठता और अपने आप से बातें करता। मैंने अपने बाथरूम में भी आदम कद का आईना लगवा लिया था, जिससे मैं नहाते समय भी प्रैक्टिस कर सकता था। यह तरीका मेरी हकलाहट की समस्या हल करने में काफी मददगार साबित हुआ। हकलाहट की समस्या कुछ विशेष प्रकार के व्यायाम और उचित देखरेख से यह समस्या काफी हद तक नियंत्रण में आ जाती है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि यह समस्या भविष्य में सदा के लिए समाप्त हो गई है। कुछ खास कारण जैसे चिंतित रहने, अत्यधिक क्रोधित होने या समय समय पर हकलाहट के प्रति जागरूक न होने से यह समस्या फिर उभर कर सामने आ जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। एक दिन मेरे पेट में अचानक तेज दर्द उठा। मेरे घरवाले जल्दी से मुझे स्थानीय डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर के चेकअप करने के बाद मुझे अपेंडिक्स की समस्या आती है, जिसकी वजह से मुझे अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। मुझे पूरी तरह से ठीक होने में लगभग 1.5-2 महीने लग गए, जिस वजह से जो थोड़ी बहुत उसकी हकलाहट की समस्या ठीक हुई थी वह फिर से ज्यादा शुरू हो गई। मैं काफी निराश हो जाता हूँ, परंतु मैंने हार नहीं मानी और एक जुनून के साथ फिर से अपनी हकलाहट की समस्या को ठीक करने की तरफ ध्यान देने लगा। मुझे हकलाहट की समस्या के कारण एक और समस्या उत्पन्न हो जाती है। मैं काफी तेज तेज बोलने लगा था। तेजी से बोलने के कारण मैं और भी ज्यादा हकलाने लगा था। मैं यह नहीं जानता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं पहले से ज्यादा तेज गति से क्यों बोल रहा हूँ। इसका कारण शायद यह था कि मुझे डर रहता था कि इससे पहले कि मैं बात करते समय हकलाने लग जाऊं, मुझे अपनी बात पूरी कर लेनी चाहिए, जिसके कारण मैं तेज तेज बोलने लगता था। यह तेज बोलने की आदत कब पक्की हो गई मुझे पता भी नहीं चला। मुझे अपनी हकलाहट की समस्या पर काबू पाने के लिए पहले अपनी इस तेज बोलने की आदत पर काबू पाना जरूरी था। इसका हल मुझे इंटरनेट से मिला। मैं एक दिन अपने मोबाइल फोन पर इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा था कि अचानक मेरे दिमाग में अपनी तेज बोलने की आदत का हल खोजने का ख्याल आया। मैं इंटरनेट में google.com पर इसका हल खोजने लग जाता हूँ। काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार मुझे इसका हल मिल जाता है। इसका हल यह था कि अगर किसी को हकलाहट की समस्या के दौरान तेज बोलने की आदत है, तो उसे किताबें पढ़नी चाहिए। किताबें बहुत ही धीमी गति से और ऊंची आवाज में पढ़नी चाहिए। 1 या 2 महीनों बाद इसका असर साफ नजर आने लगता है। मैंने ऐसा ही किया। मैं किताबों को धीरे धीरे और ऊंची आवाज में पढ़ने लगा, जिसका नतीजा यह हुआ कि कुछ महीनों के प्रयासों के बाद मैंने अपनी तेज बोलने की आदत से काफी हद तक छुटकारा पा लिया। अब मुझे यह समस्या कभी कभार ही होती थी। अब मेरी हकलाहट की समस्या लगभग खत्म हो चुकी थी, परंतु मेरी सामाजिक डर की समस्या जिसकी वजह से हकलाहट की समस्या उत्पन्न होती थी वह जो कि त्यों बनी हुई थी। इस समस्या का हल भी मुझे इंटरनेट से मिला। इस समस्या का हल यह था कि अगर किसी को यह समस्या है तो उसे किसी अनजान जगह पर जाकर अनजान लोगों या दुकानदारों से बातचीत करनी चाहिए। इससे फायदा यह होगा कि अगर वह उनसे बातचीत करते हुए कहीं हकलाने लग जाता है, तो उसे इस बात का डर नहीं होगा कि जब वह सब उसकी हकलाहट की समस्या पर हंसेंगे तो वह कौन सा उसे जानते हैं।
यह एक अनजान जगह है। यहाँ के लोगों के साथ उसने दोबारा कभी भी नहीं मिलना है और इससे उस डर का मुख्य कारण यानी कि हकलाहट की समस्या के कारण हुई बेइज्जती का डर खत्म हो जाता है और इस समस्या से परेशान व्यक्ति बिना किसी डर के बोलने लगता है। कई लोगों को टेलीफोन या मोबाइल पर बात करते समय भी यह समस्या होती है। उस परिस्थिति में भी किसी गलत नंबर पर फोन पर बात करके या किसी कंपनी के ग्राहक देखभाल अधिकारी के यहाँ फोन करके इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है। वहां पर भी यह तरीका कारगर साबित होता है। मैंने ठीक ऐसा ही किया। मैं हर हफ्ते में 3-4 बार बाहर अनजान जगह जहां मुझे कोई नहीं जानता था, वहां जाता और वहां के दुकानदारों के साथ बातचीत करता। धीरे धीरे मेरा डर खत्म हो गया और मेरी हकलाहट की समस्या में सुधार आना शुरू हो गया। कई महीनों की मेहनत के बाद मैंने अपनी हकलाहट की समस्या पर काफी हद तक काबू पा लिया था, लेकिन इसके बावजूद यह समस्या पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। कुछ परिस्थितियों में यह समस्या फिर उभर कर सामने आ जाती थी, लेकिन मैं खुश था क्योंकि मैं अब पहले के जैसे नहीं हकलाता था। अब मैं काफी हद तक साफ और बिना किसी ज्यादा रुकावट के अपनी बात लोगों के सामने रख पाता था, जिससे मेरा आत्मविश्वास लौट रहा था। खैर समय बीतता गया और मैं जैसे तैसे करके वकालत की पढ़ाई करने लगा। भगवान ने जहां मुझे हकलाहट जैसी समस्या दी थी, वहीं मुझे तेज दिमाग का मालिक भी बना दिया था और यही तेज दिमाग मुझे अपने विरोधियों को जवाब देने में बहुत काम आ रहा था। पढ़ाई में कॉलेज में पहले स्थान पर आकर मैं अपने विरोधियों को या फिर यूं कह लो कि अपनी हकलाहट की समस्या का मजाक बनाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। मैं कॉलेज के हर इम्तिहान में पहले नंबर पर आ रहा था, जिस वजह से कॉलेज में मेरा आत्मसम्मान लौट रहा था। अब बहुत ही कम लोग मेरी हकलाहट की समस्या का मजाक बना रहे थे। आगे की कहानी जानने को लिए बने रहिए हमारे साथ। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटीन वाले बटन को दबा दें, ताकि कहानी का अगला भाग पब्लिश होते ही इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कहानी के प्रति आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं। कृपया कमेंट करके हमें अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद। मेरा नाम है सीरत और मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। धन्यवाद एक बार फिर से।